एवरीवन, आई एम अजिता सरस्वती, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर से क्लास में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसका जो आगामी एग्जाम को लेकर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट आपका है या ये आपका सब्जेक्ट कोड है F6 से हमने आज क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो यूनिट 3 से है। और इसमें प्रश्न है, लिंगीय विभेद में विद्यालय की व्यवस्था एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न महत्व रखता है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिंगीय विभेद में जो है कि कैसे, तो ये हम लोग लेकर चलते हैं कि विद्यालय जो है वहाँ पे बालक जो है वो क्या करता है, उसका जीवन की जो दिशा और दशा है वो दोनों ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और यूं कहिए तो एक समाजीकरण का जो शुरुआत होता है वो विद्यालय से ही होता है, बालक और बालिका का। तो यूं कहा भी जाता है कि देश की जो भविष्य है तो वो मिलों और कारखानों से नहीं निर्मित की जाती है। ये जो है जो जैसे कि हम मिलों और कारखानों से जो सामान बनाते हैं यूज करने के लिए, आवश्यकताओं के लिए, तो ये जो है जो विभिन्न जो है जो विद्यालय और कारखानों से जो निर्मित न करके विद्यालय में हम क्या करते हैं, हम विद्यालय की कक्षाओं में जो निर्मित करते हैं वो है बालक के भविष्य को संवारना। और सत्य ही है कि आज के जो छात्र हैं वो उसके कारण ही, जहाँ पे हम लोग एक शिक्षक जो विद्यालय में एक बालक का जो निर्मित करता है, तो वहाँ एक शिक्षक बालक को किस प्रकार निर्मित करता है, एक शिक्षक के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में, और एक बेस्ट बहुत ही अच्छा एक प्रबंधक के रूप में। इन सभी क्षेत्रों में जो बालक जो हैं वो अपने महत्वपूर्ण पदों को जो क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं शिक्षक, और वहाँ उन पदों को वो ये बालक जो है वो बहुत ही गौरवान्वित करते हैं। और इस प्रकार जो ऐसे में जो सरलता और आसानी से विद्यालय और कक्षा में जो उत्तरदायित्व है प्रत्येक बालक और शिक्षक या अन्य कर्मचारीगण का या विद्यालय का, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि एक शिक्षक कक्षा में कोई वस्तु का नहीं निर्माण करता, वह क्या करता है कि वहाँ वो क्या निर्मित करता है कि लोकतंत्र के आधार पर वो ऐसा आदर्श स्तंभ नागरिक को प्रशिक्षित कर रहा है जो कल के देश की क्या है वो बागडोर संभालेंगे। और इन परिस्थितियों में जो विद्यालय प्रशासन तथा शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होती है, प्रशासन की भूमिका और शिक्षक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वह कक्षीय वातावरण का एक सृजन तथा छात्र छात्राओं के मध्य, बालक और बालिका के विभेद के मध्य एक क्या है, अनुशासनात्मक जो है वो क्या करता है, अनुशासनात्मक वातावरण सृजन करता है, बनाता है। और इस प्रकार क्या करता है कि उसमें उनके बीच जो अंतरक्रिया जो है स्थापित होती है। तो यह अंतरक्रिया क्या होती है, विद्यालय अंतरक्रिया होती है, जो विद्यालय दिनचर्या का जो अभिन्न अंग होती है। किस प्रकार विद्यालय का दिनचर्या चल रहा है तथा इसके आयोजन से पूर्व जो हम विद्यालय की जो गतिविधि शुरू करते हैं उसके पूर्व जो है वो क्या करते हैं, हम बालक और बालिका की विशिष्ट रुचियों की और आवश्यकताओं इत्यादि का क्या हम करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? हमें बालक और बालिका के रुचियों को ध्यान में रखते हुए हम विद्यालय में जो है गतिविधियों का शुरुआत करते हैं। तो इस दिशा में विद्यालय तथा कक्षीय उत्तरदायित्व के जो निरूपण किया गया, जिसके आधार पे हमें यह जानना होगा कि क्या आवश्यक है कि इसके अंतर्गत जो हम इसका जो समावेश करें, तो क्या ये विद्यालय प्रशासन जो है वो सही रहेगा? तो बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी उत्तरदायित्व को हमने यहाँ पे द्रष्टव्य किया है, लिखा है कि इस द्रष्टव्य में क्या क्या है। तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्यालय प्रशासन, एक विद्यालय का प्रशासन कैसा होगा। पहले जो उत्तरदायित्व में है ये उसकी व्यवस्था कैसी हो, तो व्यवस्था हो गया, विद्यालय जो है उसका प्रशासन कैसा हो। तो जो
विद्यालय प्रशासन जो उसकी व्यवस्था जो है वो अगर सही है, अबाध रूप से प्रदान कर रही है, तो यह उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी दिशा में, जो विद्यालय प्रशासन की दिशा में। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका जो क्या है, वो एक विद्यालय जो वही निर्माण करती है। और प्रशासन जो है वो क्या करता है, वो प्रशासन यदि सुसंगठित और व्यवस्थित है तो विद्यालय का जो दिनचर्या है वो स्वयं ही व्यवस्थित रूप से वो चलेगा। और बालक और बालिका के बीच जो है ना, वो जो अंतःक्रिया होगा वो सही होगा, सकारात्मक होगा। और बालकों के जो अवकाश का समय बचेगा, बालक बालिका का जो अवकाश का समय बचेगा, तो उस समय का वो दोनों ही मिलकर सदुपयोग करेंगे। जैसे लाइब्रेरी में जाएंगे या किसी ऐसे शिक्षक के पास जाकर के वो अपनी समस्या कह के समस्या का हल ले सकते हैं। तो वो जो समय बचता है, तो ये किस पे है, विद्यालय प्रशासन पे है। तो इस विद्यालय प्रशासन में वो जाकर के अपने उस अवकाश के समय के, छुट्टी के समय का जो विद्यालय में थोड़ी देर के लिए हो रहा है, तो उसका वो सदुपयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो विद्यालय प्रशासन की जो जवाबदेही है, तो जवाबदेही के कारण ही वो क्या करता है, कक्षीय अंतःक्रिया जो कक्षा में है हो रहे हैं, और बालक तथा बालिकाओं की जो विशिष्टता का है, तो ये जो है वो सदुपयोग हो पाता है। वो सकारात्मक दिशा की ओर ये विद्यालय प्रशासन के द्वारा ही हम क्या करते हैं कि इसकी व्यवस्था और उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हैं। इसमें बालक और बालिका के बीच भेद नहीं रहता है। तो विद्यालय में हम इस प्रकार से विद्यालय प्रशासन रखें। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन। अब ये जो विद्यालय प्रबंधन है, तो विद्यालय प्रबंधन तंत्र जो है वो एक ऐसा जो आपसी विवादों में न पड़ करके, ये प्रबंधन कैसा हो कि अन्य जो आपसी विवाद हो, या शिक्षक से या फिर अन्य कर्मचारी गण से, इन विवादों में न पड़ करके वो छात्र के हित की त्वरित निर्णय ले। और गतिशील छात्र हित ऐसी, उसकी जो गतिशीलता है उसमें विद्यालय प्रबंधन की गतिशीलता में छात्र के हित ऐसी हो और व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला हो, तभी वो जो प्रबंधक तंत्र है वो बालक और शिक्षक के जो अधिगम के जो नए नए जो तरीके हैं और उनके शिक्षण की प्रभावी हेतु जो हम प्रयोग करने की जो छूट प्रदान किया गया है, वो क्या है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत वो सही तरीका से कार्य करेगा। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि बालक बालिकाओं के मध्य जो है स्व अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित होगी। जब हम बालक और बालिका का विद्यालय प्रबंधन में जो उसके आपसी विवाद में न पड़ेंगे, उसके लिए, उसके हित के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे, गतिशीलता पे हम ध्यान देंगे, तो वो स्वयं को क्या करेगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को विकसित करेगा और विद्यालय दिनचर्या में जो है वो भी सार्थक बन सकेगी। और तब जो है क्या होगा, वो कक्षीय अंतःक्रिया में वृद्धि होगी और यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन जो है सार्थक होगा, वहाँ बालक और बालिका के बीच भेद नहीं होगा। तीसरा है विद्यालय शिक्षक। अब विद्यालय का जो शिक्षक हो, तो ये विद्यालय शिक्षक का महत्व जो है, यहाँ पे एडम्स ने सबसे पहले हम देखते हैं विद्यालय शिक्षक में हम एडम्स के बारे में देखते हैं। तो एडम्स कहते हैं कि विद्यालय जो शिक्षक हैं वो त्रिमुखी शिक्षा देते हैं। किस प्रकार, शिक्षक जो है, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों मिलकर के जो क्या है वो विद्यालय शिक्षक का कार्य गतिशील बनाता है। लेकिन वहीं पे जो जॉन डीवी हैं, तो जॉन डीवी कहते हैं कि नहीं, ये जो है विद्यालय शिक्षक जो है ना वो द्विमुखी शिक्षा देते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, छात्र और शिक्षक के बीच होता है। ये दोनों का कहना है कि इनका कहना है द्विमुखी है और इनका कहना है कि त्रिमुखी है। त्रिमुखी में पाठ्यक्रम है और यहाँ द्विमुखी में पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम भी होना आवश्यक है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि शिक्षक का प्रभाव जो है वो बालकों पे अधिक पड़ता है, क्योंकि वो कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार जो अंतःक्रिया जो दिनचर्या जो है, तो ये जो है प्रभावित करती है और उनकी दिनचर्या कक्षीय जो अंतःक्रिया की जो है वो अनुशासनात्मक जो प्रक्रिया में वो बालक और बालिका के बीच जो विशिष्टताओं का मार्गांतरित करने के दायित्व को क्या करते हैं, वो शिक्षक ही क्या करते हैं, उनके द्वारा संपन्न करते हैं। ये एक शिक्षक के द्वारा ही, एक शिक्षक ने ही छात्र को कैसे शिक्षित किया है। यहाँ शिक्षक ने ही विद्यार्थी को शिक्षा दिया है। तो यहाँ जो है ये जो शिक्षा है,
यहाँ ये शिक्षा ही दी जा रही है शिक्षक विद्यार्थी को और पाठ्यक्रम के द्वारा। तो ये जो इस प्रकार से यहाँ इन्होंने इसको कहा है कि विद्यालय शिक्षक जो है इस प्रकार से कभी द्विमुखी रूप में भी शिक्षा देते हैं और कभी क्या होता है कि ये पाठ्यक्रम और इसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। अगला है विद्यालयी शिक्षेतर कर्मी। क्या ये विद्यालय की व्यवस्था और दायित्व जो है वो विद्यालय शिक्षेतर के द्वारा भी होती है? बिल्कुल होती है। वर्तमान जो विद्यालय व्यवस्था में जो है शिक्षकेतर जो कर्मी हैं वो क्या करते हैं, वो आंतरिक अन्य कर्मचारीगण भी बालक और बालिका का क्या करते हैं, स्वानुशासन की को क्या कहते हैं, प्रवृत्ति की विकास करने में, उनकी भी कक्षीय अंतःक्रिया को प्रभावित करने में, बनाने में, विद्यालय और दैनिक कार्यक्रम को भी प्रभावित में, ये जो उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस प्रकार बालक कहाँ जा रहा है, बालक कितना देर कहीं इधर उधर भटक रहा है, क्या बालक क्लासरूम में हमेशा रह रहा है, बालक क्यों बार बार क्लासरूम से निकल रहा है, वो कितने देर से आया, कब आया, तो ये सारी चीजें है ना अन्य विद्यालय शिक्षकेतर जो कर्मी हैं उनके द्वारा भी ये देखरेख होती है विद्यालय व्यवस्था की, और उनकी भी कुछ उत्तरदायित्व होती है, बिल्कुल होती है। अगला है कि बालक तथा बालिकाएं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लिंगीय विभेद में विद्यालय व्यवस्था, तो क्या इसमें भी बालक और बालिकाएं की कुछ उत्तरदायित्व होते हैं क्योंकि यही दोनों ही छात्र के रूप में होते हैं, बालक और बालिकाएं ही छात्र के रूप में होते हैं। तो इनकी क्या दायित्व है, तो ये बालक और बालिकाएं जो हैं वो स्वयं अनुशासित होंगे। अगर वो स्वयं अनुशासित होंगे तो यह उन्हें बना के, सबसे पहले तो वो घर से आते हैं, परिवार से आते हैं, तो यदि वो स्वयं अनुशासित होंगे, उन्हें अनुशासित किया जाएगा और उसके अनुशासन का पालन करेंगे और स्वयं अनुशासित हो जाएंगे, तो कक्षा अंतःक्रिया में वे बढ़ चढ़कर क्या करेंगे, प्रतिभागी के रूप में भाग लेंगे। बालक और बालिकाओं की जो है दिनचर्या को भी प्रभावित करता है और सफलता पूर्वक संचालन के लिए वो क्या करता है, इनका परस्पर लिंगीय दुर्भावों को से मुक्त कर देता है। वो दोनों ही मुक्त रहते हैं कि लिंगीय विभेद क्या है, वो विभेद को से ही बिल्कुल अलग होते हैं। उनके अंदर सिर्फ क्या होता है कि हम एक छात्र हैं। तो यहाँ जो है वो दोनों के बीच परस्पर जो है सहयोग होता है, जिससे कार्य करने के लिए वो क्या करते हैं कि शिक्षित उन्हें करते हैं टीचर, और बालक और बालिकाओं की जो स्वस्थ दृष्टिकोण है, स्वच्छ दृष्टिकोण है, तो इससे क्या होता है कि शिक्षण और अधिगम को सफलता मिलती है। तो ये बालक और बालिका की उत्तरदायित्व है कि वो स्वयं का जो दृष्टिकोण रखे, वो भी अनुशासित रखे, और जब ही वो दोनों ही अनुशासित रहेंगे तो ये लिंगीय विभेद बिल्कुल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और ये स्वस्थ दृष्टिकोण से और स्वच्छ दृष्टिकोण से क्या होगा कि उनका उत्तरदायित्व वो स्वयं निभाएंगे, जिससे उनके अंदर भेद नहीं होगा। और ये ही है आपका ये लिंगीय विभेद जो स्पष्ट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। थैंक यू।